हाँ जी दोस्तों, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको डिफरेंट वीडियोस में कि हम आने वाले 1-2 महीने को जो आपके पास बचे हैं JKAS एग्ज़ाम के लिए, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपको गाइड करते रहेंगे चैनल के थ्रू, और वीडियो लेक्चर्स भी आते रहेंगे। करंट अफेयर जितना भी हमारी समझ में इम्पॉर्टेंट है पिछले 1 साल का, वो सारा हम करवाएंगे। यशोधरा मैम का वीडियो कल होपफुली लाइव हो जाएगा, एंड उसके बाद करंट अफेयर तो पूरा जितना भी हमारी समझ में 1 साल में इंपॉर्टेंट है वो कवर करवाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर एक समुंदर है जिसमें जितना ज़्यादा आप जाना चाहते हैं, आप डीप में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, पर एक आपको यू हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते आप। तो जो मेन चीज़ें हैं वो हम ज़रूर करवा देंगे पूरा का पूरा इस चैनल पे। साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के, वो भी आते रहेंगे। और दोस्तों 25 अप्रैल से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप लोग आके अटेंड कर सकते हैं चाहे तो। और अगर आप ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो पहले 1-2 क्लासेस में हम थोड़ा स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपके डाउट वगैरह भी ले लेंगे, तो आप उसके लिए भी अटेंड करने आ सकते हैं। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, इट्स ओके, यू कैन इंटरेक्ट विद अस, यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड यू कैन लीव। सो और एज सच भी किसी को भी अगर आके मिलना है गाइडेंस के लिए, पूरी स्ट्रैटेजी के लिए, बुक्स दिखानी है, नोट्स दिखाने हैं, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। रेहाड़ी चुंगी अपोजिट गुरुद्वारा जम्मू, आप कभी भी आइए, बस कॉल करके आइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आइएगा ताकि यहाँ पर अवेलेबल हैं वो लोग। और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी ऑन एग्जाम क्या होनी चाहिए 60 डेज़ की, वो भी बता चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ इकोनॉमी के बारे में हमने स्ट्रैटेजी बता दी है, और आज हम पहला लेक्चर शुरू करेंगे इकोनॉमी का। दोस्तों आज बेसिक से शुरू करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करेंगे, सब हो नहीं पाएगा ऑनलाइन, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक से। इकोनॉमी जो है वो 2 वर्ड से निकला है, ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करें। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट हेल्प्स यू टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर with minimum wastage and maximum productivity. Economics is a science which helps you to produce, distribute and consume goods and services. अपनी कॉपी और पेन साथ रखिएगा, और जहाँ समझ नहीं आए रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। So economics is what? Is a branch of social science that helps you to produce, distribute and consume goods and services. ठीक है जी, आसान है। इकोनॉमी दरअसल आपके कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आज से 10,000 साल पहले भी, 2,000 साल, 5,000 साल पहले भी इकोनॉमिक्स था कंसेप्ट। ऑब्वियसली अब उसको इकोनॉमी नहीं कहते थे। अब जैसे अगर बात करो आप चाणक्य की अर्थशास्त्र की, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अर्थशास्त्र क्या था? इकोनॉमिक्स के ऊपर था। उसमें वॉर के स्ट्रैटेजीज भी थी, बाकी चीज़ें भी थी, पर उसमें इकोनॉमिक्स भी थी। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक में ट्रेड हुआ करता था विद जो इजिप्ट में उस वक्त बसा करते थे। तो ये आपका इंडिया का मैप है, और ये था आपका अफ्रीका, और यहाँ से यहाँ गुजरात में लोथल नाम का एक डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह, जहाँ से शिप यहाँ सामान लेते हुए यहाँ पहुँचते थे अफ्रीका में। और यहाँ से मतलब इजिप्ट का इलाका हुआ करता था, जहाँ पर आई गेस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, उनके साथ ट्रेड किया करते थे। कैसे पता चला? क्योंकि इनकी कुछ सील्स, इनके कुछ नकूश इधर मिले, और इनके कुछ नकूश यहाँ मिले। नकूश यानी कुछ सुराग, सील्स। अगर जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ना एक सील यूज़ किया करती थी अपने ट्रेड वगैरह के लिए, अपने सामान को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो यहाँ भी मिली हैं, और काफ़ी सारा इजिप्ट का पैसा वो यहाँ मिला हुआ है। पैसा और बाकी चीज़ें जो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड को, बार्टर ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सो ऐसा नहीं कि लोगों को खरीदो फरोख्त करना पहले नहीं आता था। वो अलग बात है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स जैसे हम पढ़ते हैं, उसकी जो थ्योरीज बने, जो कंसेप्ट्स बने, जो टर्मिनोलॉजीज बनी, वो अलग बनी। लेकिन उससे पहले भी इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हो उसको, कि नहीं बोल सकते हो? इंटरनेशनल ट्रेड कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं। सिल्क रोड जो था
है ना। सिल्क रोड तो उससे सेंट्रल एशिया से होते हुए, इंडिया से होते हुए वो वहाँ यूरोप तक ट्रेड हुआ करता था, तब भी इंटरनेशनल ट्रेड था। अब आज के टाइम पे ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, बाकी चीज़ें हैं, और वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट्स हैं, डेमोक्रेसीज हैं, प्रॉपर ट्रेड होता है, बायलैटरल ट्रेड होता है, ये सब चीज़ें आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पहले से चलता आ रहा है, आ चुका है। रिसेंटली, आज से कोई 300 साल पहले इसको एक सब्जेक्ट की टर्म में अलग से डील किया गया। और ये कब हुआ? ये हुआ जब एक एडम स्मिथ नाम के ऑथर ने एक बुक लिखी, थ्योरी ऑफ कॉज ऑफ नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कई कबार क्वेश्चंस में सिंपली इस किताब को वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, सॉरी, थ्योरी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, थ्योरी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब इन्होंने लिखी और कहीं ना कहीं इस किताब से शुरुआत हो गई, पहली बार इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट डील किया जाने लगा। उससे पहले सोशल साइंस के बीच में ही थी। जैसे एंथ्रोपोलॉजी अगर आप लोग जानते हैं, आप लोगों को ऑप्शनल भी लेना है, एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत फेमस ऑप्शनल है, इतने अच्छे मार्क्स उसमें आते हैं कि कई लोग कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को कश्मीर एंथ्रोपोलॉजी सर्विसेज कहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स उसमें आते हैं और बड़ी अच्छी लीड मिल जाती है उसमें। तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी किसी ज़माने में सोशियोलॉजी का ही पार्ट हुआ करता था, आगे आने के बाद वो अलग सब्जेक्ट बन गया, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी सोशल साइंस का पार्ट हुआ करती थी। इस किताब के बाद कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को सेपरेटली डील किया जाने लगा और इसीलिए एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो यहां पर आपका एक एमसीक्यू बन गया, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हाँ, ये बात अलग है कि ये बड़ी बेसिक सवाल है, लेकिन जेकेएसएस भी टाइप सवाल है, लेकिन कोई भरोसा नहीं ना कि कहीं से भी पूछ रहे हैं वो लोग। स्टैटिक्स कम आता है लेकिन पता तो होना चाहिए भाई, बुनियाद स्ट्रांग होनी चाहिए, बुनियाद के ऊपर आप एक मजबूत मंजिल खड़ी कर सकते हो, इसलिए बुनियाद पे हम थोड़ा टाइम देंगे। तो एडम स्मिथ थ्योरी एंड ने लिखा थ्योरी एंड नेचर कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसके बाद ये कब लिखा? 1773 में, और इसके बाद इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट की तरह डील किया जाने लगा। अब देखो दोस्तों, वक्त के साथ साथ ये समझ में आने लगा कि अगर हम कोई छोटे लेवल पे किसी इंसान की खरीद फरोख्त के बारे में बात करें, उसकी इनकम की बात करें, उसके खर्चों की बात करें, किसी छोटे से इलाके की बात करें कि इसमें से कितने लोग रहते हैं, कितने लोग क्या कमाई करते हैं, कितने लोगों का क्या खर्चा है, कितने लोग कहाँ ट्रेड करते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके पे क्या कितना खर्चा करते हैं, या फिर एक छोटी सी इलाके में छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करें, तो उसके कंसेप्ट कुछ अलग हैं। और अगर हम पूरे नेशन की बात करें, स्टेट की बात करें, या पूरे वर्ल्ड की बात करें, उसके कंसेप्ट कुछ अलग है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में बांटा गया और उसको कहा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो टर्मिनोलॉजी थी, इसकी वजह से इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस निकल कर आ गई। और ये टर्मिनोलॉजी पहली बार इस्तेमाल जो की थी वो थी रैगनार फिशर ने। रैगनार फिशर नाम के एक इंसान ने, रैगनार फिशर नाम था इनका, जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी पहली बार इस्तेमाल की। आप ऐसे कह सकते हैं कि रैगनार फिशर वाज द वन हु कॉइन्ड द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी एक सवाल बन सकता है, सवाल पूछा भी है इनफैक्ट कई एग्जाम में, जेके एग्जामों में भी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गया। अब सवाल ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है? माइक्रो का मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे, छोटे से लोकल लेवल, मतलब समझ लो ग्राउंड लेवल पे, छोटे से लेवल पे, मेरी इनकम, मेरे खर्चे, मेरे खरीद फरोख्त, मेरी फैमिली की इनकम, मेरे खर्चे, मेरी फैमिली की खरीद फरोख्त, मेरे इलाके में रहने वाले लोगों की इनकम, उनके खर्चे, उनकी खरीद फरोख्त, ये सब छोटे लेवल पे हो रहा है। ये हो गया माइक्रो का पार्ट। मैक्रो में आ गया इंडिया की इनकम। इंडिया की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाए, इंडिया में महंगाई कितनी हो रही है, यानी इन्फ्लेशन कितनी हो रही है, उसको कैसे मेजर किया जाए। भाई चीजें एक तो है नहीं,
किसी में महंगाई हो रही, किसी में नहीं हो रही है, कोई चीज़ सस्ती हो रही, कोई चीज़ महंगी हो रही, तो किस तरीके से इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को कैलकुलेट किया जाए। या फिर J&K में अभी सेकंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है आफ्टर हरियाणा। ये जो आंकड़े हैं ये कैसे निकाले जाते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी, जब इसकी बात हम करते हैं तो इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें कंसेप्ट आते हैं जैसे कि जीडीपी यानी नेशनल इनकम, जैसे कि इन्फ्लेशन, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब हमको आगे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो और मैक्रो का फर्क समझ में आया। अब यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में एक और डेफिनेशन भी है जो कई किताबें लिखती हैं, जो कहते हैं मीजो इकोनॉमिक्स। कहते हैं यहां आ गया माइक्रो, यहां आ गया मैक्रो, और इन दोनों के बीच में आ गया मीजो। बहुत कम किताबें लिखती हैं, पर पता होना चाहिए आपको, केएस एग्जाम में क्या पता पूछ ही ले। मीजो इकोनॉमिक्स का मतलब है जो माइक्रो और मैक्रो के बीच में। मैंने आपको बोला कि माइक्रो इज एट इंडिविजुअल लेवल, बात तो सही है। माइक्रो इज एट इंडिविजुअल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल और फैमिली लेवल और हाउस होल्ड लेवल, और मैक्रो इज एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल। ठीक है ना, ये इन दोनों के बीच में है। मीजो देखता तो एट नेशनल लेवल या स्टेट लेवल ही है, लेकिन वो पूरी इकोनॉमी को नहीं देखता। मिसाल के तौर पे बोलेगा सिर्फ एक सेक्टर की इनकम, मान लो बोला हाँ जी इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ऑटोमोबाइल, उसमें कितनी प्रोडक्शन हो रही है, यानी जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं, हुंडई की, मारुति सुजुकी की, महिंद्रा एंड महिंद्रा की, उन सब को मिला के एक साल में या एक महीने में या एक दिन में कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस होती हैं। अब है तो ये नेशनल लेवल पे पूरे नेशन की बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहा है ऑटोमोबाइल की, बाकी सेक्टर तो नहीं है। मैक्रो में पूरे सेक्टर की बात होगी, पूरा ओवरऑल, और माइक्रो में रीजनल लेवल, एक आम इंसान के पास कितनी गाड़ी है, वैसा कुछ बात होगी। लेकिन मीजो में है तो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल, लेकिन किसी एक सेक्टर की बात कर ली। ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया में एक साल में कितने मोबाइल से कंज्यूम किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, फरोख्त किए जाते हैं। समझ में आया डिफरेंस? सो क्या पढ़ा अभी तक हमने? एडम स्मिथ इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो एंड मैक्रो है, ये जो टर्म है, ये रैगनार फिशर ने इन्वेंट की। उसके बाद एंड पे आ गया मीजो इकोनॉमिक्स क्या हो गया। समझ में आया? अब देखो यहां एक कुछ चीज याद रखने की बात है। मैक्रो जो है, इसका भी एक इंसान है, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा काम किया। इसीलिए जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा गया फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अलग अलग किताबों पे। कोई अल्फ्रेड मार्शल को कहता है तो कोई एडम स्मिथ को ही कह लेता है। जनरली अल्फ्रेड मार्शल ही कहते हैं, लेकिन सवाल बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो अभी फिलहाल आप याद रखो कि अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो कहा जाता है। मतलब ये सवाल में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, 2-3 नाम आते हैं, तो कहीं किसी किताब में आप कोई और नाम भी पढ़ा हुआ देख सकते हो, लेकिन जनरली जहां तक देखा जाए तो अल्फ्रेड मार्शल को ही कहा जाता है। लेकिन ये सवाल पूछा नहीं जाता, सवाल ये पूछा जाता है क्योंकि श्योर है इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। ये IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डॉक्यूमेंट में, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? ये एक ऐसा बैंक है जो वर्ल्ड वार 2 के बाद बना, वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी, गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं था, उस टाइम पे उनको कर्जा चाहिए था। उसके लिए पूरे वर्ल्ड लेवल को दोबारा बिल्ड करने के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बनाया गया। ये हम आगे जरूर पढ़ेंगे, इनफैक्ट ये यहाँ भी पढ़ेंगे और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है जी? सो ये आ गया माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा काम चल रहा है। So this is all about basics of economics. तो फादर भी देख लिया, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, मीजो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब अगर बात करें, कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं जो इकोनॉमिक्स में बड़े यूज होते हैं। एक कंसेप्ट है यूटिलिटी। देखो इकोनॉमिक्स में सारी चीजें क्या हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के इर्द गिर्द घूमती हैं।
अल्टीमेटली खरीदना फरोख्त करना, खरीदना बेचना, आप या तो गुड का करोगे तो सर्विस का करोगे। यानी प्रोडक्ट दो किस्म के हो सकते हैं। मार्केट में आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, मार्केट में आप कोई भी चीज़ बेचने जाओ, कंट्री कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, कंट्री कोई भी चीज़ बेचना चाहती है, वो या तो गुड होगा या तो सर्विस होगा। गुड का मतलब ऐसी चीज़ जो टेंजिबल है, इसको आप महसूस कर सकते हो, हाथ लगा सकते हो, इट्स अ टेंजिबल थिंग। ये पेन, ये बोर्ड, ये डाइस, ये डेस्क, ये कंप्यूटर, सब क्या है? गुड है। पर जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो सर्विस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको हाथ लगा के महसूस नहीं कर सकते, मुझे महसूस नहीं करना है, मेरी सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे तो महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करो कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको हाथ लगा के देखूँ, ये जो लेक्चर था मैं इसको हाथ लगा के देखूँ, नहीं होगा ना। तो जो चीज़ आप इनटेंजिबल है, जिसको आप खुद से फिजिकली महसूस नहीं कर सकते, वो होता है सर्विस। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में बैठे मेटाडोर में, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, उसने आपसे पैसे लिए, कोई चीज़ आपको बेची नहीं, उसने अपनी गाड़ी में बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह आपको ड्रॉप किया। सिमिलरली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे पैसे लेता है राय देने के कि भाई आप बीमार हो, आपको बुखार है, तो आप 2 सेकंड रुक जाते हैं। डॉक्टर आपसे जो पैसा लेता है वो कोई चीज आपको बेच नहीं रहा है, वो सिंपली आपको आपके वाइटल्स चेक करता है, आपके ब्लड रिपोर्ट चेक करता है और आपको दवाई रिकमेंड करता है जो बाहर जाके आप खरीदते हो। तो दवाई तो गुड है जो आप खरीद रहे हो, खा रहे हो, पर डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस दी वो सर्विस है। बात सही है। इसी तरीके से आप आर्किटेक्ट से बात करते हो अपना घर बनाने के लिए, तो आर्किटेक्ट आपको कोई चीज नहीं बेच रहा, आर्किटेक्ट आपको अपनी राय दे रहा है कि किस किस्म का नक्शा होना चाहिए आपके घर का। सो he is offering you his services or she is offering her services. So goods and services, इसी के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमिक्स घूमेगी, किस तरीके से मैक्सिमम गुड्स या सर्विसेज क्रिएट किए जाएं। यहां तक कि गवर्नमेंट से हम मैक्सिमम सर्विसेज लेते हैं। आपको अपने इलाके की सफाई करवानी है तो म्यूनसिपैलिटी से सर्विस डिमांड करते हैं आपको घर में बिजली कनेक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज डिमांड करते हैं आप। सो सर्विसेज एंड गुड्स, इसी के इर्द गिर्द पूरी गवर्नमेंट्स, पूरी इकोनॉमी घूमेगी। तो पहली बात तो ये हमारा जो 2 ही प्रोडक्ट से काम रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज से। अब यहां इकोनॉमिक्स में बात एक और आती कंसेप्ट है यूटिलिटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी गुड या कोई भी सर्विस की यूटिलिटी होती है, हिंदी में कहेंगे तो योग्यता, किसी भी चीज की योग्यता होती है, उसको इस्तेमाल करने की यूटिलिटी। अगर अब मैं आपको डिफाइन करने के लिए बोलूं तो आप सोचिए क्या हो सकता है यूटिलिटी, ब्रेनस्टॉर्म करिए। कंसेप्ट रटे रटाए समझ में नहीं आते, स्पेशली इकोनॉमिक्स पहली बात समझने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इसको आप हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं, इसको पढ़ना है कंसेप्ट की तरह, कंसेप्चुअल है, एक बार समझ जाएंगे तो कभी भूलेगा नहीं। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एग्जाम से पहले रिवाइज करना जरूरी है, पॉलिटी पढ़ेंगे तो रिवाइज करना जरूरी है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो रिवाइज करना जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी एक बार पढ़ लिया आपने फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सिर्फ आपको आंकड़े याद रखने, जो नए आंकड़े आते हैं कि इस बार जीडीपी ग्रोथ इतने % होगी, इस बार करंट अकाउंट डेफिसिट इतना होगा, इस बार हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतने बढ़ गए, तो वो तो आंकड़े हैं, वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं बदलते। इसी तरीके से ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी, वो कंसेप्चुअल है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जो रटा रटाया मारना है ना, फलानी कंट्री की कौन सी कैपिटल है, फलानी लेक कहाँ सिचुएटेड है, ये थोड़ा भूल जाता है। इसीलिए यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब यूटिलिटी का मतलब है want satisfying power of a commodity. Want satisfying power of a commodity. Want satisfying power of a commodity. किसी भी commodity, किसी भी good, किसी भी service की क्षमता कि आपकी want को किस हद तक सेटिस्फाई कर सकती है, वो उसको हम कहेंगे यूटिलिटी उस चीज की। मिसाल के तौर पे आज गर्मियां हैं, ठंडा पानी और कॉटन क्लॉथ की बहुत यूटिलिटी है। क्यों? एसी की बहुत यूटिलिटी है, ठंडे इलाकों की बड़ी यूटिलिटी है, आपके हिल स्टेशन की बड़ी यूटिलिटी है, लेकिन सर्दियों में इनकी यूटिलिटी नहीं होगी। सिमिलरली कोई इंसान जिसको आईसाइट की प्रॉब्लम है, माइपिया है, हाइपरमेट्रोपिया,
दूर नज़दीक नज़र की प्रॉब्लम है उसके लिए चश्मे की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर जिसकी नज़र ठीक है उसके लिए यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में पेन की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक डिनर करने की जगह डिनर पार्टी में पेन की कोई यूटिलिटी नहीं है। सो किसी भी कमोडिटी की कितनी वाट सेटिस्फाइंग पावर है उसकी वही यूटिलिटी होती है। और क्लियरली ये यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की वक्त के साथ बदलेगी और मौसम के साथ भी बदलेगी, जगह के साथ भी बदलेगी। तो ये आ गया यूटिलिटी, योग्यता, किसी भी चीज़ की कितनी वाट सेटिस्फाइंग पावर है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप खुद को भी अगर इमेजिन करोगे ना, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो। आपकी यूटिलिटी जब तक है तब तक लोग आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे, आपको फेवर्स भी करेंगे, आपको गिफ्ट्स भी देंगे। क्यों बनना चाहते हो आप केएस? पूछो अपने आप से। सर्विस करनी है लोगों की, बहुत अच्छी बात है जी, करो, लेकिन क्या सिर्फ वही सर्विस है? सर्विस तो आप अभी भी रास्ते में निकल के कर सकते हो। किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी गरीब के साथ जाकर उसको दवाई दिलवा दो, हॉस्पिटल में जाओ तो सर्विस तो अभी भी कर सकते हो, वहां क्यों नहीं कर रहे आप? हो सकता है कोई लोग प्योरली सर्विस करने ही चाह रहा हूं, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना, आप में कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप अभी भी सर्विस कर सकते हो। केएस बनने का, एक अच्छी नौकरी हासिल करने का मकसद आपकी अपनी यूटिलिटी को बढ़ाना है। आपकी यूटिलिटी, योग्यता ज्यादा होगी तो लोगों को आपसे क्या रहेगा, रेस्पेक्ट रहेगी कि यार पता नहीं कल को किस दिन काम आ जाए। एक केएस ऑफिसर की यूटिलिटी फैमिली में ज्यादा है ना भाई। एक इंसान निठल्ला बैठा हुआ है घर पे और एक केएस है आप, अब फैमिली में रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा होगी और रिश्तेदारों में रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा होगी? आपकी, क्योंकि निठल्ला तो कुछ कर नहीं सकता सिवाय एक बाजार में जाके सामान लाने के, लेकिन एक केएस ऑफिसर बहुत काम आ सकता है, उसकी बहुत यूटिलिटी है। तो कुल मिला के आप भी तैयारी यूटिलिटी की कर रहे हो। तो सर जिंदगी में कभी अपनी यूटिलिटी खोने मत देना बुढ़ापे तक। घर में जब हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदारों में कोई रिटायर हो जाता है तो उनको कहीं ना कहीं फील होने लगता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट उतनी नहीं करते। हालांकि शायद ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनके दिल में पता हो जाता है कि यार अब ना तो मैं किसी को पैसे दे सकता हूं और ना ही मैं किसी ऑफिशियल पोजीशन पे किसी की हेल्प कर सकता हूं, तो अब मेरी यूटिलिटी तो है नहीं, इसलिए मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और किसी ना किसी हद तक सही भी है। एक आईएएस ऑफिसर है, इसको देख के आप एकदम खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट में, पता है कि कुछ भी का हेल्प कर सकता है। लेकिन जब वो रिटायर हो गया और घर में बैठा हुआ है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है यार अब क्या ही कर लेगा ये। सिमिलरली आप अपनी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी बात भी है, बढ़ानी चाहिए। इनफैक्ट आपको अपनी रिटायरमेंट के बाद का भी सोच के रखना चाहिए कि अगर मैं रिटायर हो रहा हूं तो मुझे क्या करना है जिससे मेरी यूटिलिटी कायम रहे। क्या मैं टीचर बन जाऊं? क्या मैं किसी थिंक टैंक में जाके आर्टिकल लिखूं? क्या मैं रिसर्च में लग जाऊं? सो दिस इज द यूटिलिटी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम एक लॉ की जो यूटिलिटी के साथ लिंक्ड है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ पे आने के लिए पहले हम बात करेंगे यूटिलिटी की। आजकल रोजे चल रहे हैं, पानी की यूटिलिटी इफ्तार के टाइम पे बहुत ज्यादा होती है। नींबू पानी, बब्र ब्योल, बूंद कतीरा, वाटरमेलन, ये सब चीजें बहुत पसंद होती हैं इफ्तार पे। पहला गिलास का जो मजा है, ओहो हो, ऐसा लगता है हाँ जन्नत है जन्नत। बात सही है ना? वैसे ही जब आप किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो तो पहली बार जब कंज्यूम करते हो उसका मजा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक गिलास पीने के बाद जब आप दूसरा गिलास उठाते हो तो वो मजा इतना नहीं है जितना पहले गिलास में था। सिमिलरली जब तीसरे गिलास से पहुंचते हो तब तक आपका पेट भी भर गया है, अब उस गिलास की यूटिलिटी कम होती जा रही है, उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर कम होती जा रही है। जो पहले गिलास में वो वांट सेटिस्फाइंग पावर सबसे ज्यादा थी, दूसरे गिलास में कम थी, तीसरे गिलास में उससे भी कम थी, और एक वक्त ऐसा आएगा बोलेगा बस भाई अब नहीं पीना हमको, तो हम कहेंगे कि अब इस गिलास की यूटिलिटी जीरो हो चुकी है। तो बात सही है। यहीं पर आप समझो कि जब हम किसी भी चीज, किसी भी गुड, किसी भी सर्विस को पहली बार कंज्यूम करते हैं उसकी यूटिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम। और हर एक यूनिट ऑफ गुड जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। अब यहां पर दो कंसेप्ट्स हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी।
मैं थोड़ा इस तरफ ज़रा चला जाता हूँ, मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है जितने भी आपने ग्लास पानी की कंज्यूम की है, टोटल मिला के कितना मजा आया। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हर एक गिलास पीने के बाद कितना मजा आया। आओ देखते हैं, हम इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। ये आ गया नंबर ऑफ बब्रिब्योल। जिन लोगों को बब्रिब्योल पता नहीं है, बेसिकली सीड की ड्रिंक होती है, पानी में भिगो के पीते हैं, तासीर ठंडी होती है इसकी। तो एक गिलास, ऐसा मानो कि शरबत है, शिकंजी है, नींबू पानी है, रूह अफ़ज़ा है। नंबर पहला एक गिलास, मानो पहली बार गिलास पी के आपको लगा कि अच्छा मैं इसको 10/10 नंबर दूंगा भाई, तो मुझे 10/10 नंबर है इसको, पहले गिलास को मजा आ गया। अब मम्मी ने बोला कि एक और गिलास पी लो, आपने बोला ठीक है। अब पहली जो 10 नंबर आप देते थे, दूसरे में तो आपका पेट थोड़ा सा बड़ा भी है, प्याज भी खत्म हो गई है, तो अब उसको 8 ही नंबर दोगे, पेट दूसरे गिलास से बिल्कुल भर गया। अब मम्मी ने कहा नहीं बेटा मेरा प्यारा राजा, एक और गिलास पी। अब तीसरे गिलास में आपका पेट तकरीबन फुल है, मजा तो नहीं, लेकिन मम्मी ने बोला तो आपने कहा चलो ठीक है, तो हो सकता है 5 ही मजा आएगा। और चौथे गिलास में अब आपका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी सबके साथ हा हा हु ही करते करते आपने चौथा गिलास पी लिया, और अब इसकी जो मजा है वो 3 ही रह गया। अब 5वें गिलास पे आप बोलोगे बस भैया अब मुझे नहीं पीना, अब मुझे बिल्कुल नहीं पीना, इसकी यूटिलिटी 0 हो चुकी है, इसकी योग्यता 0 हो चुकी है, क्योंकि पहले आपने 4 गिलास कंज्यूम कर चुके हो आप, अब आपका प्यास खत्म हो चुकी है, अब नहीं मन करेगा। कुछ देर बाद फिर से अगले दिन रोजा रखने के बाद, प्यासा रहने के बाद फिर से यूटिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी इस क्षण पे, इस मोमेंट पे आपकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है उसकी। सो इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी हर एक गिलास, हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से कितना मजा आया, कितनी यूटिलिटी पूरी हुई, कितनी वांट सेटिस्फाइंग पावर थी इसकी। पहले में आपको 10/10 नंबर मजा आया, दूसरे में 8 ही आया, तीसरे में 5 ही आया, पहले में 10, दूसरे में 8, तीसरे में 5, चौथे में 3, 5वें 0। अब अगर मैं बात करूं टोटल मजा कितना आया मुझे, तो पहले में 10, दूसरे में 8, 10 और 8 18, तीसरे में 5, 18 और 5 23, तीसरे में 3, 23 और 3 26, और चौथे में 5वें में 0, 26 और 0 26। ठीक है जी। अब आप यहां देखिए, ग्राफ को देखिएगा, इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं एक। ये आ गया आपका यूटिलिटी ग्राफ। तो पहले गिलास पानी में 10 मजा था, तो ये आ गया 10। अब ये जो है एक कर्व बना रहा हूं, एक तो कर्व बनेगी, ये आई टोटल यूटिलिटी की कर्व। टोटल यानी हर एक गिलास से सर कितना मजा आ रहा है। पहले पे 10 था, दूसरे पे 18 था, तीसरे पे 23 हो गया, और चौथे पे 26 हो गया। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ये टी यू यानी टोटल यूटिलिटी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हर एक ग्लास के बाद आपका मजा कम हो रहा है। तो ये वाला कर्व जो है हम मार्जिनल के लिए बनाएंगे। तो पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ, और फिर 0। यानी जिस वक्त पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, उस वक्त पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। इसके बाद अगर आपको जबरदस्ती कंज्यूम किया कराया जाएगा तो आपका मजा क्या, वो उल्टा नेगेटिव में चला जाएगा। इसको बना लो एक बारी। तो ये आ गया आपका यूटिलिटी, इस तरफ आएगा यूटिलिटी, और इस तरफ आएगा नंबर ऑफ। चलो मैं इसको दोबारा आगे बना दो, पहले टेबल बना लो, टेबल बना लो, और उसमें फिर आगे दोबारा उसको बना देता हूं। 10 8 5 3 0। देखो दोबारा ग्राफ बना रहा हूं। यहां पर है किसी चीज की यूटिलिटी,
वांट सेटिस्फाइंग पावर, और यहां पर है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम्ड। यहां पर हमारे केस में ग्लास ऑफ वाटर है, तो पहले पे 10, फिर 18, फिर 23, फिर 26, और ये आ गया टोटल यूटिलिटी। और पहले से 10, दूसरे पे 8, 8, 5, 3, 0। अब अगर 0 यूटिलिटी हो गई आपकी, आपने 5वें ग्लास से बोला मुझे नहीं पीना भाई, 0 हो गया। अब जबरदस्ती अगर आपको पिलाया जाएगा तो आपका मजा नेगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव में नहीं। और अगर आप कोई पूछेगा तो ये नेगेटिव में जाएगा, और यहां से टोटल यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। ये सिर्फ ग्राफ याद रखो, सिंपली ग्राफ पे भी सवाल आ सकता है। जो डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है जी। मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अगले लेक्चर में। ये आ गया यूटिलिटी। अब जब आपको यूटिलिटी समझ में आ गया तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का। यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कि जैसे जैसे हम एक नया प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, with every additional unit consumption of product, the marginal utility decreases. With every law of diminishing marginality क्या कहता है? With every additional unit consumed, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके पहले प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से सबसे ज्यादा होगा, और हर एक एडिशनल हम कंज्यूम करते जाएंगे, हर एक का मजा कम होता जाएगा, यूटिलिटी कम होती जाएगी। समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर। तो यही कहता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा काम आएगा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में, और वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आधे घंटे के करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो रहूंगा, बाद में फास्ट हो जाऊंगा। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। वील बी बैक विद सो मेनी न्यू लेक्चर्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे। और सबसे बड़ी बात, कल यानी 25 को ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं सुबह 9 बजे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।